स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अतुल यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला कैंट। आज का हमारा विषय है फाउंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय। ये जो घटना है कांग्रेस की स्थापना होने की, जिस संगठन के नेतृत्व में या जिस संगठन से जुड़कर भारतीय क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और अंततः 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके विषय में हमें पढ़ना है। हालांकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जितने भी आंदोलन हुए या जितने भी मोर्चे हुए, जितने भी घटनाएं हुई या महात्मा गांधी के आंदोलन हुए, कोई भी ये सारे के सारे घटनाक्रम हुआ है वो कांग्रेस के नेतृत्व में ही हुआ है। तो हमें अगर परीक्षा की नजरिए से देखा जाए तो उसमें भी एक चीज आती है कि हम गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं या हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहे हैं या भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहे हैं या हम उदारवादियों की बात कर रहे हैं या हम उग्र राष्ट्रवादियों की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे आईसी संगठन के अंदर आते हैं। तो सबसे पहली बात हमें आती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना कैसे हुई। आपके पास एक शब्द आते हैं कि 1885 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और ए.ओ. ह्यूम जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। लेकिन इसकी स्थापना के साथ साथ ए.ओ. ह्यूम के साथ साथ दूसरे भी भारतीय राष्ट्रवादी लोग थे, भारतीय और क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी इसके अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण से इस संगठन का जन्म हुआ था या एक मंच हमें मिला था। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें समय और स्थान की आवश्यकता होती है, ये जानना जरूरी होता है। तो जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की बात कर रहे हैं तो हमारे जहन में सीधे ही 1885 का काल आ जाता है। उस 1885 के काल में जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात कर रहे हैं तो हमें इस स्थापना के विषय में जानने के लिए या पढ़ने के लिए हमें 1885 से पहले का कुछ समय है उसकी तरफ ध्यान देना। और दूसरी ओर इसके साथ साथ ऐसे और कितने संगठन थे, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक संगठन था, ऐसे और भी संगठन थे, उन संगठनों की क्या भूमिका रही है, वो कौन से संगठन थे। और उसके बाद हमारे पास चीज आती है कि क्या आवश्यकता पड़ गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। तो ये स्थापना के विषय में पढ़ेंगे। हालांकि ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसके बावजूद भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात आती है तो सबसे पहले हमें इसकी फाउंडेशन जब इसकी देखेंगे तो उसके लिए हमें इसके जो थीम है, थीम के ऊपर जाना पड़ेगा या इसकी बातचीत के ऊपर देखना पड़ेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या था। तो इस फाउंडेशन के जब हम देखते हैं तो द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारतीय इतिहास में विद्यार्थियों एक बहुत बड़ी घटना थी। और ये आप मानिए कि जब हम इसके विषय में पढ़ रहे हैं, मैं बताऊंगा अभी इसको एक बार कंप्लीट परिभाषा देने के बाद कि ये कितना बड़ा संगठन बना था। द लिबरेशन मूवमेंट गॉट ए न्यू एस्पायरेशन एंड मोटिवेशन थ्रू इट। इसी के कारण ही जो हमें जो मोटिवेशन और एस्पायरेशन मिला था वो कांग्रेस के कारण ही मिला था। Previously, movements were organized only at the local or regional level. Now, for the first time, they got a national base. उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर मिल गया था और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये घटना हो रही थी। तो कांग्रेस का जो निर्माण है, कांग्रेस की जो स्थापना है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। Educated middle class, which drew inspiration from the Western liberal and radical thought, led the national movement. यहाँ ये सारा का सारा इस परिभाषा के अंदर जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इसके अंदर इसका भूत भविष्य और घटनाक्रम क्या क्या हुआ और इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो सारी की सारी हमने बता दी। जो ये मूवमेंट सर हमारा चल रहा था जो 1857 ईस्वी के, देखिए जब मैंने आपको बताया है कि हम किसी भी घटना के विषय में पढ़ते हैं तो उसका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जैसे किसी रिसर्च के बारे में हम देखते हैं या कोई घटना होती है तो उसके प्रीवियस की चीज के ऊपर जाते हैं। इसी तरीके से जब कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं तो इस कांग्रेस में भी हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे।
तो इससे पीछे जाने की बात आती है कि 1857 ईस्वी का जन आंदोलन। इस जन आंदोलन के अंदर जब भारत के लोग पहली बार एकत्र हुए थे और राष्ट्रीयता का इसके बाद प्रचार हुआ था, राष्ट्रवाद भारत के अंदर फैला था। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है कि एक ही कॉज के लिए, एक ही चीज के ऊपर सभी लोगों का इकट्ठे होना। और दूसरी चीज, राष्ट्रवाद किसे कहा जाता है? जिनका इतिहास, जिनकी संस्कृति, जिनकी सभ्यता, जिनका जो सारी चीजें इकट्ठी हों, जिनकी भौगोलिक स्थिति हो, वो सारे के सारे जब एक ही लक्ष्य के ऊपर आते हैं, उनका एक ही जो इतिहास बन जाता है, तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो 1857 ईस्वी के अंदर आपने पढ़ा है कि अलग-अलग राजा अपने-अपने लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनका लक्ष्य एक था। उदाहरण के तौर पर आज अगर हम इसको समझने के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आप जब ये पढ़ते हैं कि हम हमारे यहाँ पे देखिए पूजा स्थली होती है। पूजा के बड़े अच्छे-अच्छे हमारे यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं। तो देखिए एक हिंदू है वो मंदिर में अर्चना करता है, एक सिख है वो गुरुद्वारे में मत्था टेकता है, एक क्रिश्चियन है वो चर्च में जाता है। ऐसे ही एक मुस्लिम है वो अपने जब नमाज अदा करता है उसके अंदर जाके मस्जिद के अंदर। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरीके से करते हैं। तो उनका कार्य अलग-अलग है, उनकी विधि अलग-अलग है। कार्य तो एक ही है कि भगवान की अरदास करना, भगवान को स्मरण करना, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करना, लेकिन उनके माध्यम अलग-अलग हो जाते हैं। तो 1857 के अंदर राजा जो लड़ रहे थे, जो उनके सैनिक लड़ रहे थे या दूसरे लोग जो लड़ रहे थे, उनका लक्ष्य तो एक था कि ब्रिटिश को भारत से बाहर निकालना है, जिसको आप अपने पुस्तकों में अंग्रेज के नाम से पढ़ेंगे। लेकिन उनके तरीके अलग थे और उस अंग्रेज का एक ही लक्ष्य था कि हिंदुस्तान को कैप्चर करना। तो वही चीज जब 1857 का आंदोलन समाप्त हो जाता है, उस आंदोलन के समाप्त होने के बाद कितनी बुरी तरीके से उसको कुचला जाता है। तो उसके जो अत्याचार किए थे, उन अत्याचारों के कारण 1857 में जो राजा लोग भी अंग्रेज के साथ थे, वो भी उनके विरुद्ध हो जाते हैं और आम जन के अंदर अंग्रेज के प्रति नफरत आती है कि वो कितना क्रूअल है। तो वो लोग इकट्ठे होते हैं और तब एक भारत की बात होने लगती है। उससे पहले सारे के सारे अपने राज्य के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भारत की बात आती है और वो जो भारत की विचार आता है, भारत के बारे में सोचने की सोच आती है, वही राष्ट्रवाद है। तो वो जो राष्ट्रवाद आया था, उसके कारण जैसे आप भारत का मानचित्र देखते हैं, तो जो बंगाल के लोग हैं वो बंगाल में हैं, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में है, पंजाब के पंजाब में है, तमिलनाडु के तमिलनाडु में है, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में है। तो ऐसा नहीं है कि 1857 ईस्वी के आंदोलन के बाद कोई प्रयास नहीं हो रहे थे और 1885 में कांग्रेस ही एक ऐसा दल बना था। नहीं, उसके बाद भी बहुत से ऐसे छोटे-छोटे दल थे, लेकिन वो रीजनल लेवल के ऊपर, क्षेत्रीय लेवल के ऊपर अपना संघर्ष कर रहे थे और जिसकी इतनी बड़ी महत्ता नहीं थी और जो पावर थी, शक्ति थी, वो अंग्रेज के पास थी और वो उन्हें दबा देता था या उनकी आवाज को इतना बुलंद नहीं होने दिया जाता था। जब ऐसी व्यवस्था हो गई थी, तो उस समय में अंग्रेज, आप देखिए हम जब भी कोई घटना पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि उसके आगे-पीछे का घटना ज़रूर देखते हैं। तो हम ये घटना पढ़ रहे हैं विद्यार्थी 1885 की। तो 1885 की जब घटना पढ़ रहे हैं, तो उस समय में यूरोप में क्या हो रहा है? आप यूरोप को ध्यान से देखेंगे कि क्या यूरोप में घटनाक्रम चल रहा है। जब उस घटनाक्रम को देखते हैं, तो हमारे ज़हन में एक और चीज़ आती है कि यूरोप के अंदर राजनीति बहुत बदल रही है। वो राजनीति बदलने के क्या कारण है? कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड तो अलग है। वो यूरोप से थोड़ा-सा ऊपर है जाके और एक टापू की तरह से समुद्र से घिरा हुआ है चारों तरफ, इसीलिए उसकी नेवल पावर ज़्यादा थी। लेकिन आप जब यूरोप की बात करते हैं, तो उसमें मानचित्र में देखेंगे आप कि फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये मुल्क आपस में जुड़े हुए थे और वहाँ पे संघर्ष चल रहा था। वहाँ पे भी राष्ट्रवाद अपने पीक पे था। और पीक पे होने के क्या कारण थे कि 1870 ईस्वी के अंदर जर्मनी का और इटली का एकीकरण हो जाता है और उस एकीकरण होने का मूल जो कूटनीतिज्ञ व्यक्ति है वो बिस्मार्क होता है। तो बिस्मार्क की ये सारी चीजें चल रही थी। तो वहां देखिए कि जो यूरोप है उसमें जर्मनी एक बहुत बड़ी पावर बन गया है, बिस्मार्क एक पावर बन गया है और बिस्मार्क के बारे में ये कहा जाता था कि बिस्मार्क वाज ए पर्सन और वाज ए
एक बड़ा कूटनीतिज्ञ था, वो कीप्स 3 बॉल्स इन 2 हैंड्स, वो ऐसी-ऐसी वहाँ पे चीज़ चल रही थी। तो 1870-71 के अंदर वहाँ फ्रांस, वहाँ जर्मनी का एकीकरण हो रहा है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद अलग तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे 1885 में कांग्रेस का निर्माण होता है। तो यहाँ विद्यार्थियों की एक पृष्ठभूमि आप अवश्य देखेंगे कि जब 1857 ईस्वी का आंदोलन हो लेता है और उसके बाद यूरोप में जो परिवर्तन चल रहा था, तो भारत के अंदर इंग्लैंड की, या जिसको आप अंग्रेज कह के पढ़ते हो, इंग्लैंड की भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि अगर यहाँ पे दोबारा से अगर आंदोलन हो जाता तो उसको इंग्लैंड सहन नहीं कर सकता था और उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता। और वो उपनिवेश भारत अगर उनसे छूटता तो वो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालता, उसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाते, क्योंकि वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था थी वो केवल और केवल व्यापार के ऊपर ठहरी हुई थी और वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, व्यापारवाद चल रहा था, यहाँ से सामान कच्चा माल जाता था, वहाँ से चीज़ें बनकर आती थी, वो चीज़ें चल रही थी, यहाँ से कॉन्डिमेंट्स वगैरह इतने जाते थे कि उनके डेली जीवन की आवश्यकता थी। तो इस पृष्ठभूमि को आप जब ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे, तो आपको कांग्रेस का निर्माण बड़े आसानी से पता चलेगा। तो ऐसी चीज में आप क्या देखते हैं कि अंग्रेज को एक ऐसे मंच की आवश्यकता थी जहां से उसको लोगों के अंदर कोई भी भावना है, उस भावना का पता चल जाए कि लोग क्या विचार कर रहे हैं, कहाँ पे विचार कर रहे हैं। और उन्होंने एक ऐसा मंच प्रदान किया 1885 के अंदर, जिसमें बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे जम्मू हो, संपूर्ण भारत के लोग एक मंच पर एकत्र होते थे। और एक मंच पर एकत्र होने का अर्थ था कि वो अपने अपनी मांग, अपने अपने विचार रखते थे, जिससे अंग्रेज को भी ये पता चल जाता था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है। और दूसरी ओर जब हम बात करते हैं इसकी, तो इसकी आवश्यकता भारत को भी थी, क्योंकि भारत के पास 1885 से पहले अगर लगाएं तो 57 से लेकर 85 तक, मैं आगे इसी अध्याय के अंदर आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इसके कारणों के अंदर जब आएगी या प्रयास के अंदर आएगा, तो उसमें बताऊंगा आपको कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो अपना प्रयास कर रही थी, लेकिन उनको किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल पाई। इसलिए भारतीयों को भी एक मंच की आवश्यकता थी और वो मंच की आवश्यकता इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन के बाद पूरी होती है। ये एक चित्र है, मैं आपको दिखाने की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने, बेहतर लोगों ने जब कांग्रेस का निर्माण किया था बॉम्बे के अंदर, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के निर्माता था, जिन्होंने कांग्रेस खड़ा किया था, जो पहले इसके सदस्य थे। अब इसका क्या स्वरूप होगा कांग्रेस का, वो भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल हो रहे थे। लेकिन उससे पहले जब आप देखेंगे तो मैंने आपको आवश्यकताएं बताई हैं, क्या क्या आवश्यकताएं थी, तो आप कारण जानेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके बर्थ के क्या कारण थे, उसके फाउंडेशन हो या कॉज हो, उसके बर्थ के, उसके निर्माण के, उसके गठन के क्या कारण थे। तो इन कारणों में जब आप देखेंगे तो आपको आसानी से चीजें पता चलती जाएंगी कि कैसे बदलाव हो रहा था और आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, वेस्टर्न एजुकेशन आ रही थी, जब भारत के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन आई, या भारत के जो मिडिल क्लास के लोग थे जिन्होंने एजुकेशन ली, जो इंग्लैंड के अंदर भी पढ़ के आ रहे थे, जो पढ़ने के लिए गए थे, उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को जब ग्रहण किया तो उनको पता चला कि उनके अधिकार क्या हैं। दूसरी चीज उन्हें क्या पता चली कि यूरोप के लोग कितने जागरूक हैं। तीसरी चीज उन्हें क्या पता चली कि जब भारत इंग्लैंड का उपनिवेश है, तो एक उपनिवेश होने के नाते भारत के क्या अधिकार बनते हैं और इंग्लैंड हमें क्या अधिकार नहीं दे रहा है। और एक और चीज जो विशेष इनको पता चली, वो कि यूरोप के अंदर जब वो यूरोप के अंदर जो लोग थे वो कैसे संघर्ष करके स्वतंत्र हुए थे और कैसे उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक तरीका अपनाया था। तो ये वेस्टर्न एजुकेशन का ही परिणाम था कि जिसकी वजह से इतनी हमें अवेयरनेस मिली और लोग हमारे जागरूक हुए। नंबर 2 पे चीज आप पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। भारत का आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा दोहन हो रहा था। दोहन होने का अर्थ क्या है कि भारतीय की जो आर्थिक संपदा थी, जो प्राकृतिक संपदा हो, प्राकृतिक संसाधन हो, इसी तरीके से आर्थिक जो संसाधन थे वो इंग्लैंड में जा रहे थे। किस तरीके से, जैसे कच्चा माल है, वो कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीदना और सामान बनाकर उसको यहाँ पे भेज देना, तो वो आर्थिक रूप से भारत का उत्पीड़न हो रहा था।
और जो दादा भाई नारोजी थे, जिनको आप उदारवादी नेता के तौर पे जानते हैं, इस अध्याय में मैं आगे बताऊंगा जब आप उदारवादी पढ़ेंगे। तो दादा भाई नारोजी ने एक जिस समय में कांग्रेस का निर्माण हुआ तो उसके बाद उन्होंने बताया था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक थ्योरी दी थी उन्होंने, ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, कि भारतीय संपदा का दोहन कैसे हो रहा है, और एक आंकड़े प्रस्तुत किए थे उन्होंने अपने एक पत्र के अंदर, अपने एक आलेख के अंदर, और बाद में पुस्तक भी उनकी प्रकाशित हुई है। तो वो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो था उसमें ये था कि भारत की भू संपदा को कितना, जो संपदा है भारत की, जो इकोनॉमी है भारत की, उसको किस तरीके से ड्रेन किया जा रहा है, कैसे इंग्लैंड लेके जा रहा है। फिर डिससेटिस्फैक्शन विद द एक्ट ऑफ 1861, जब आप एक्ट पढ़ेंगे, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब आंदोलन पढ़ रहे हैं तो ये एक्ट की बात आएगी विद्यार्थियों, आप 1861 का एक्ट पढ़ रहे हैं। इन्हीं एक्ट के अंदर आपका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसमें आपने 1857 ईस्वी का जो जन आंदोलन हुआ था, उसमें आपने 1858 ईस्वी का एक्ट पढ़ा होगा, जिसमें जो क्वीन विक्टोरिया है उसने भारत को उपनिवेश बनाने की घोषणा की थी और दूसरी शर्तें लागू की थी, जिससे आंदोलन समाप्त हुआ। उसी आंदोलन को समाप्त करने के साथ साथ भारतीय लोग जो डिससेटिस्फाइड थे अंग्रेज रूल से, तो उनके लिए अंग्रेजों ने अधिकार दिए थे जो 1861 के एक्ट में पास किए थे, चाहे वो उनको संपत्ति का अधिकार था या शिक्षा का अधिकार था या रहने का अधिकार था, वो सारी सुविधाएं 1861 में के एक्ट में दी थी। लेकिन भारत के लोग वो जो सुविधाएं अंग्रेज ने प्रदान की थी उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, उससे संतुष्ट नहीं थे, उनको संतोष नहीं हुआ था, और वो लोग उसके विरोध में खड़े हुए थे। और विरोध में खड़ा होना भी एक संगठन के निर्माण की बात आ रही थी, जब सारे लोग लामबद्ध हो रहे थे। जैसे 1861 का एक्ट है, इसी तरीके से जब आप उदारवादी आंदोलन पढ़ोगे तो उस समय 1892 का एक्ट भी पढ़ेंगे आप, क्योंकि उस समय अकाल वगैरह बहुत पड़े थे, लोगों की सहायता करने के लिए अंग्रेज ने एक अधिनियम पास किया था जिसको 1892 का एक्ट कहा जाता है। फिर 1892 के बाद से जो क्रांतिकारी उदारवादी उग्र राष्ट्रवादी हुए, तो उस कांग्रेस को दो भागों में बांटने के लिए उसी अंग्रेज ने मिंटो मार्ले सुधार किए थे, जिसमें लॉर्ड मिंटो भारत सचिव थे और मार्ले यहाँ पे वायसराय थे। तो उन्होंने 1909 में एक एक्ट पास किया था जिसको मिंटो मार्ले सुधार भी कहते हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1919 में भी एक सुधार पास हुआ था जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, और उसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की भांति वो 1935 के अंदर भी एक एक्ट पास हुआ था जिसकी बहुत सी धाराएं आज भी हमारे संविधान के अंदर। तो ये एक्ट के अंदर डिससेटिस्फेक्शन था। तीसरी नेक्स्ट चीज आती है नीड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या नीड थी, क्या आवश्यकता थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो चीज आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आगे अगर कोई ऐसा आंदोलन होता तो वो सहन नहीं कर सकती थी, क्योंकि यूरोप में उसकी आर्थिक हालत कमजोर हो रही थी, भारत में परिस्थितियां उसके नियंत्रण में नहीं थी। अगली चीज क्या थी कि चीन के अंदर भी अफीम युद्ध हुए थे, तो चीन के अंदर भी साम्राज्य फैला रहा था, वो भारत के अंदर भी फैला रहा था, यूरोप की राजनीति बदल रही थी। यूरोप की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो मेडिटेरियन सी है, जिसको आप भूमध्य सागर बोलेंगे, जो अफ्रीका को और यूरोप को अलग करता है, वहां से वो जो पैसे उधर अटलांटिक सागर की तरफ जा रही थी। तो ये सारा परिवर्तन हो रहा था, इस परिवर्तन के कारण चीजें बदल रही थी। एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज, जो मैंने पहले आपको शिक्षा की व्यवस्था बताई थी कि भारतीय लोगों ने जो विदेशों में शिक्षा ग्रहण की, वो भी एक इसका कारण था कि वो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हुए, और वो जागरूकता भी उन्हें आगे लेकर गई। फिर आपके पास आता है डेवलपमेंट ऑफ द मास ऑफ कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या थे, यहाँ विद्यार्थियों एक चीज आती है हमारी कि पहले जब हम देखते हैं, आप 2020 में बैठकर कांग्रेस के निर्माण को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। इतिहास के अंदर जब भी किसी घटना को समझना होता है तो आपको स्वयं को मानसिक तौर पर अपने आप को उस काल में लेके जाना होता है। यहाँ भी आप अपने आप को उसी काल में लेके जाइए, 1885 के काल में लेके जाइए कि अंग्रेज सत्ता के बाद भारत के अंदर जब अंग्रेज ने, देखिए, जब वो उपनिवेश बनाया था भारत को, तो उन्होंने भारतीयों के लिए कुछ सामाजिक सुधारों की जरूर की थी, जिनमें सती प्रथा पर बैन लगाना था, या बाल विवाह पर बैन लगाना था, या दूसरी चीजों पर बैन लगाना था। वो केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इन समाज सुधारकों की वजह से हुआ था। लेकिन अंग्रेज ने जितने भी स्टेप लिए थे
जितने भी कार्य लिए थे, जितना भी विकास किया था, वो अपने आर्थिक उत्थान के लिए किया था, अपने आर्थिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया था। और ऐसी ही चीज उन्होंने कम्युनिकेशन के संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया और उसी का प्रयोग भारतीयों ने किया। और वो जो कम्युनिकेशन के जो साधन बढ़े थे, जिनका विकास हुआ था, उसका प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ा और वो भी इस टेक्नोलॉजी से अवगत हुए। उसके बाद रोल ऑफ इंडियन प्रेस एंड लिटरेचर। आपने पहले पढ़ा होगा कि गुटेनबर्ग के अंदर इसकी स्थापना हो गई थी, पहले कागज का प्रयोग हुआ था, प्रेस की स्थापना हुई थी। तो प्रेस और लिटरेचर की क्या चीज हुई, पहले भारत की जहां तक हम बात करते हैं तो भारत के अंदर संप्रेषण का, जो लोगों को सूचित करने का एक ही माध्यम था कि गीत और भजनों के माध्यम से सूचित किया जाता था। लेकिन जब प्रेस इजाद हो गई, प्रेस की खोज हो गई और अखबार छपने लगे या पुस्तकें छपने लगी, तो वो जो क्रांतिकारी विचार थे, जो अपनी बात कहने की चीज थी, वो एक चीज के माध्यम से बहुत से लोगों को बताया जाने लगा और उससे वो जो एक संदेश देना होता था, वो एक ही चीज से बहुत से लोगों के पास वो संदेश पहुंच जाता था। तो प्रेस ने और लिटरेचर में, साहित्य में इसने बहुत भूमिका निभाई। जो कवियों की, लेखकों का योगदान है, उसको आप यहाँ पे इंगित करेंगे कि किस प्रकार प्रेस ने यानी समाचार पत्र ने और लेखकों ने, कवियों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई। फिर आता है हमारा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की बात करेंगे तो भारत के अंदर जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए थे, उन्होंने भी लोगों को जागरूक किया, उनमें राष्ट्रवाद की भावना लाए। और इसी में अगर हम जिक्र करते हैं तो इस सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के अंदर ही विद्यार्थियों आप पढ़ेंगे कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और उन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इस स्वराज ही, किसी भी तरीके से देखा जाए, स्वराज ही सारी चीजों से बेटर है। और उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और की, उन्होंने पहली बार ये कहा था बैक टू वेदास, कि वेदों की तरफ लौटो और उसमें देखो कि आपके क्या क्या अधिकार थे और भारत कितना ग्लोरियस था। ऐसे ही वो महिला अधिकारों की दूसरी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल एक राष्ट्रीय उत्थान की और देश के ऊपर विचार करने की बात कर रहे हैं। फिर आता है रीडिस्कवरी ऑफ द इंडियाज पास्ट। भारत के एक जो स्वर्णिम काल था, उस स्वर्णिम काल की रीडिस्कवरी की बात हो रही है। वो जो चीज मैं आपको स्वामी दयानंद की बता रहा हूँ, वही चीज थी। और इसके अंदर जब आप देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक ने जो गणेश उत्सव शुरू किया था, वो चीज इसके अंदर आएगी। जो केसरी अखबार शुरू किया था, वो हम इसके अंदर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको पृष्ठभूमियां बता रहा हूँ ताकि आप उसको समझ सकें और जब पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको वो आसानी से समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज थी। तो ये पृष्ठभूमि आपको आ रही है। कांग्रेस का निर्माण नहीं हुआ है अभी, लेकिन ये परिस्थितियां थी जिन्होंने उसका निर्माण करवाया। फिर है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अंग्रेज की जो भेदभावपूर्ण नीति थी, जो जातीय भेदभावपूर्ण नीति थी, उस नीति का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि किस तरीके से वो भारतीयों के साथ भेदभाव करता था। वो इसमें हम आगे लेके आएंगे। फिर आता है बेटे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ इंडिया। भारत के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का अर्थ है कि संपूर्ण भारत एक हो गया था। यहाँ आपके लिए विशेष बात एक बताने की ये है कि भारतीयों में एकता नहीं थी, वो अलग अलग राज्य रजवाड़ों में बटे हुए थे और वो एक दूसरे के ऊपर ही लड़ाइयां करते थे, अपने साम्राज्यवादी नीतियां अपनाते थे। लेकिन ये अंग्रेज ही था जिसने अपने लिए पहली बार खुद ही स्टेप ले लिया था और भारतीयों को यूनाइट कर दिया था उसने। 1857 के बाद संपूर्ण भारत एक हो गया था, संपूर्ण भारत का एक ही प्रशासन हो गया था, सारी चीजें एक हो गई थी। नतीजा क्या हुआ, उस एक होने से बंगाल के लोग और गुजरात के लोग और जम्मू के लोग और तमिलनाडु के लोग वो आपस में मिल गए और संपूर्ण भारत एक हो गया। तो जो भारत की राजनीतिक एकता थी और जो प्रशासनिक एकता थी, जो एक साथ लोगों को, बड़े बड़े सेंटर्स हमारे बनाए गए थे या बड़े बड़े क्षेत्र थे जिनका प्रशासन होता था, उसने भी कांग्रेस के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर कॉजेज में हम आएंगे इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन मूवमेंट्स। 1885 से पहले जो फॉरेन मूवमेंट्स हुए थे, जिसमें मैंने आपको जिक्र किया था कि 1848 की क्रांति हुई थी फ्रांस के अंदर, जहां पे वो गणतंत्र बना था। 1830 में क्रांति हुई थी फ्रांस के अंदर। 1815 में वियना कांग्रेस हुई थी जब नेपोलियन का पतन हुआ था। और इसके साथ मैंने आपको बताया था कि 1870 में इटली और जर्मनी का एकीकरण, आप इसको याद दिलाएंगे। फिर रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जब वायसराय बन के आए थे तो उनकी जो एक रिप्रेसिव पॉलिसी थी, निर्दयतापूर्ण उनकी नीतियां थी,
वो निरंकुशता की तरह काम कर रहे थे और लोगों का जो शोषण हो रहा था वो यहाँ पे आप हाईलाइट करेंगे। इल्बर्ट बिल एजिटेशन, एक इल्बर्ट बिल पास एक इल्बर्ट बिल रखा गया था। इल्बर्ट व्यक्ति का नाम था जिसकी वजह से इसका नाम भी इल्बर्ट बिल पड़ गया था। उसके अंदर ये चीज की गई थी कि पहले भारत के अंदर ये व्यवस्था थी कि किसी भी अंग्रेज का मुकदमा भारतीय जज के पास नहीं होगा, वो उसके ऊपर नहीं न्याय कर सकता था। तो इस तरीके से जो भेदभाव हो रहा था, इल्बर्ट बिल के अंदर ये चीज कर दी कि एक भारतीय न्यायाधीश है वो भी अंग्रेज को सजा दे सकता है और सारी चीजें इक्वल होंगी। तो उस चीज के ऊपर ये इल्बर्ट बिल आया था। लेकिन इसके बाद जो अप्रवासी भारतीय थे या अप्रवासी लोग थे, जो भारत में भी दूसरे बड़े लोग थे जो सत्ता के साथ थे वो, और इंग्लैंड के अंदर भी जो लोग रह रहे थे, उन्होंने इसका विरोध किया। हालांकि ये बिल फिर पास नहीं हो पाया, लेकिन इसने लोगों में जागरूकता बहुत ला दी। फिर आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ मिडिल क्लास, जो हमारा मध्यम श्रेणी का उदय हुआ था, वो मध्यम श्रेणी का उदय भी इस कांग्रेस के निर्माण में अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हुई, लोगों को पता चला और वो आगे बढ़े। और जो जिक्र मैंने आपको किया था, यहाँ मैं पहले आपको जिक्र कर रहा था कि ये कांग्रेस की फाउंडेशन है, और कांग्रेस की फाउंडेशन से पहले यहाँ विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था कि 1885 में जिस कांग्रेस का निर्माण होता है, उससे पहले भी बहुत से संगठन थे जिन संगठनों ने स्वतंत्रता के लिए या एक मंच तैयार किया था जिससे हम अपनी लड़ाई को रख सके, अपनी बातों को रख सके। उन्हीं का जिक्र मैं यहाँ पे करूंगा। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, फाउंडेशन ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अप टू 1884, 1884 तक जो अलग अलग संगठन बने। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी थी 1843 में, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1852 में, पूना सार्वजनिक सभा 1867 में, और फिर इंडियन एसोसिएशन बनी इंग्लैंड के अंदर। ये भारत से बाहर जो एसोसिएशन बनी उनका भी जिक्र है। लंदन के अंदर बनी थी द लंदन इंडियन सोसाइटी 1866 में, और दादा भाई नारोजी ने इसका निर्माण किया था। वही दादा भाई नारोजी जिन्होंने, मैंने बताया था आपको कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के विचार दिए थे। फिर नेशनल इंडियन एसोसिएशन बनी 1867 में, और मैरी कारपेंटर इसके संस्थापक थे। फिर 1872 में इंडियन सोसाइटी बनती है, और इंडियन सोसाइटी के जो बनाने वाले थे, जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को बनाया था, वो आनंद मोहन बोस थे। तो ये संगठन थे जो भारत से बाहर बने। उसके बाद भारत के अंदर ही इंडिया लीग बनी थी 1875 में, और इंडियन एसोसिएशन 1876 में, और लास्ट 1873 में बनी थी नेशनल कांग्रेस, जो 1873 में 1883 में बनी, और 85 के अंदर अंततः इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण हो गया। यहाँ पे हमारे पास विद्यार्थियों एक चीज और आती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसका निर्माण का उसका कैरेक्टर कैसा था। तो हम ये देखते हैं कि ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, ये कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, और ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी मेनली, और इट वाज नॉट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मासेज। आरंभ में ये हर जन साधारण का संगठन नहीं था, और इट इज नॉट ए रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं था। ये चीज हम इसके अंदर देखते हैं। फिर इसके बाद आता है विद्यार्थियों कि रोल ऑफ ह्यूम इन द फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस। ए.ओ. ह्यूम ने जब इसका निर्माण किया था तो ह्यूम की क्या भूमिका थी, जब आप अपनी पुस्तकों में पढ़ेंगे तो वो कलकत्ता के ग्रेजुएट्स थे उनको एक खुला लेटर लिख रहा है। ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे, उन ब्रिटिश ऑफिशियल्स को वो एक कन्वर्सेशन कर रहा है उनके साथ। वो भारतीय जो नेता थे उनके साथ भी उसकी मदद होती है, उनके साथ भी वो विचार करता है। कांग्रेस का पहला सेशन भी वो करता है। और कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द फाउंडिंग ऑफ द कांग्रेस टू ह्यूम, जो कांग्रेस बनाने में भारत के लोगों की भी मदद थी। तो इसको आप अपनी पुस्तक के अंदर ब्रीफली पढ़ेंगे, ये हाईलाइट ह्यूम ने क्यों किया था वो सारी चीज यहाँ पे बताई गई है। फिर आपके पास ये जाती है कि कांग्रेस के बनाने में कौन कौन सी थ्योरीज दी गई थी। तो उन थ्योरीज में सबसे पहले आता है डफरिन की ऑथरशिप थ्योरी, कि सबसे पहले डफरिन के कारण, जो डफरिन के रचयिता होने का जो सिद्धांत है वो दिया गया था। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने जो अपनी पुस्तक है उनकी इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटिक्स, उसमें ये बात कही है। दूसरी थ्योरी विद्यार्थियों इसके लिए दी जाती है थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल, एक सुरक्षा नली का सिद्धांत दिया जाता है। सुरक्षा नली का सिद्धांत किस तरीके से दिया जाता है आप समझने के लिए देखिए कि जब हम एक ट्रेन को देखते हैं और उसके दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, दो डिब्बे होते हैं, उनके अंदर जो एयर प्रेशर के लिए जो पाइप्स लगे होते हैं वो एक दूसरे को टकराने नहीं देते।
तो उसी तरीके से इसको सेफ्टी वाल्व की थ्योरी बताया गया था कि ये भारतीयों के लिए भी और इंग्लैंड के लिए भी या अंग्रेज के लिए भी चीज थी कि वो एक दूसरे को टकराने से बचाएगी। फिर इसमें एक चीज दी जाती है थ्योरी ऑफ रशियन फोबिया। रूस एक बहुत बड़े देश के रूप में, बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था, तो उसके भय के कारण भी अंग्रेज ने यहाँ पे कांग्रेस का निर्माण करवाया ताकि उससे बचा जा सके। और प्लान ऑफ थियोसोफिस्ट टू फॉर्म द कांग्रेस, तो थियोसोफिस्ट का योगदान है या थियोसोफिस्ट हैं वो अपनी बात कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ एम्बिशन एंड राइवलरीज ऑफ इंडियन इलाइट्स, जो इंडियन बड़े थे जो लोग, उनका जो बात है, उनका जो योगदान है या उनका आपस में जो संघर्ष है वो है। और कांग्रेस एज ए प्लेटफॉर्म ऑफ राइजिंग इंडियन नेशनलिज्म, भारत का एक राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए और एक नया मंच मिला था, वो है। तो ये हमें 5-6 थ्योरी हम इसकी देते हैं कि वास्तव में क्या थी। इसका आप उल्लेख अपनी पुस्तक में पढ़ सकते हैं। ये आज हमारा अध्याय था। तो विद्यार्थियों, आप जब भी किसी घटना को पढ़ें और कांग्रेस को जब पढ़ें तो आप ये ध्यान में रखें कि आप ये विचार रखें या ये पढ़ें, ये ध्यान में रखें कि उस समय में भारत में या यूरोप में क्या घटनाक्रम हो रहा है और इससे पहले और क्या-क्या घटनाएं हुई थी जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाया था। तो हमारा ये अध्याय कांग्रेस का फॉर्मेशन यहीं समाप्त होता है। और आगे जब पढ़ेंगे आप उदारवादी या उग्र राष्ट्रवादी, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।